प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज आप लोग के सामने जो मैथ का सूत्र अवशेष बचा हुआ था उस सूत्र के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। तो प्यारे बच्चों, जो जो विद्यार्थीगण नए हैं, लाइव क्लास देख रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो सारे विद्यार्थीगण इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आएगा और घंटी का अवश्य बजा दें, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आने वाले जो सारे वीडियो हैं जो आपके सामने पहुंचता रहे और आप ये पढ़ाई को पढ़कर आनंद उठाते रहे। तो चलो आज चलते हैं। आज हम लेकर के आए हैं फॉर्मूला, जिसमें से ये हम आज चलेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में। प्यारे बच्चों, क्षेत्रमिति में आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। इसके बाद हम लोग चल जाएंगे शंकु के बारे में, और शंकु के बाद जो अवशेष बचेगा बेलन, गोला, अर्धगोला। ऐसे तो बेलन इसमें आ गया है, वो अगले वीडियो में अगले दिन तुमको इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो एक बार फिर कहते हैं, जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना ना भूलेंगे, ताकि सारे वीडियो आपके सामने पहुंचता रहे। तो चलो बच्चों, हम लोग जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले वृत्त के बारे में। तो देख लें, ये फिगर हो गया तुम्हारा वृत्त का। ये वृत्त में होते हैं सेंटर, ये हो गया वृत्त का सेंटर। ये जो वृत्त का जो घेरा है इसको बोलते हैं परिधि। परिधि को परिमिति भी कहा जाता है, परिधि को परिमाप भी बोलते हैं, परिधि को घेरा भी बोलते हैं। तो जान ले बच्चों, अगर वृत्त की परिधि पूछे, वृत्त का परिमाप पूछे या वृत्त का घेरा पूछे तो सबका सूत्र एक ही होगा। इसका इंग्लिश होता है सर्कमफेरेंस। इसे सी के द्वारा सूचित किया जाता है। यह हो गया वृत्त के परिधि। ये वृत्त का सेंटर हो गया। सेंटर से अगर हम परिधि को मिला देते हैं तो ये वृत्त की त्रिज्या होती है, जिसे हम आर कहते हैं। जान ले बच्चों, एक वृत्त में एक ही त्रिज्या नहीं होती है, एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होते हैं। क्योंकि सेंटर से चाहे हम नीचे ये परिधि को मिला देंगे, चाहे सेंटर से ऊपर परिधि को मिलाएंगे, चाहे सेंटर से लेफ्ट मिलाएंगे या सेंटर से राइट मिलाएंगे, तो ये सारे के सारे वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो एक वृत्त में एक त्रिज्याएं नहीं होती, एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होते हैं और सारे त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, त्रिज्याएं का इंग्लिश रेडियस होता है, इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद होता है व्यास, डायमीटर। तो व्यास क्या होते हैं? व्यास होते हैं, अगर हम सेंटर से, वृत्त का सेंटर से अगर वृत्त के परिधि के दोनों छोरों को मिला देते हैं, सेंटर से अगर वृत्त के छोरों को मिलाते हैं तो ये वृत्त का व्यास कहलाता है। अगर सेंटर को छोड़ करके अगर कहीं से मिलाएंगे तो वो जीवा कहलाता है। अगर जैसे देखो ये चित्र में ये सेंटर है, अगर सेंटर से हम मिलाते हैं तो ये व्यास कहलाएगी, और अगर सेंटर से हट करके ये ऐसे मिलाते हैं तो ये जीवा कहलाएगी। ये जीवा हो गई। लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों? इसको हम बोलेंगे व्यास। व्यास वृत्त के सबसे बड़ी होती है। जीवा में सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास कहलाएगी। व्यास को डी के द्वारा सूचित किया जाता है। और जान ले, एक वृत्त में अनगिनत व्यास होते हैं और सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवाएं, एक वृत्त में बहुत सारे जीवाएं तो होते हैं, मगर जीवाएं आपस में बराबर नहीं होते हैं। व्यास हमेशा त्रिज्या की दुगना होती है, इसलिए व्यास डी बराबर फॉर्मूला मिलता है r/2। और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, इसलिए त्रिज्या r बराबर फॉर्मूला होता है d/2। तो इसमें क्या क्या जाने। ये वृत्त का फिगर बना, ये वृत्त की यह हो गया घेरा, जिसको बोलते हैं परिधि, परिमिति, परिमाप। ये हो गया पूरा वृत्त का व्यास, जिसको संकेत दिया जाता है डी। और अगर हाफ ले लेते हैं तो यह हो जाती है वृत्त की त्रिज्या, जिसके संकेत देते हैं आर। और ये सब हो गए जीवाएं, ये सब जीवाएं हो गए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगी पाई। पाई है क्या बच्चे? तो पाई के बारे में अब तुम लोग को जानकारी दिलाते हैं कि पाई है क्या, पाई किसको कहते हैं। पाई के बारे में जाने कि ये पाई है क्या। ये पाई का यही संकेत होता है, ये यूनानी अक्षर है। इसके बारे में सबसे पहले बताए थे गणितज्ञ, जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने पाई का मान निकाला था। इनके बाद
पाई का मान निकाले थे गणितज्ञ, वो भारतीय गणितज्ञ थे जो दशमलव के बाद लाख अंक के तक पाई का मान निकाले थे, जो कि आगे बताया जाएगा। अभी जाने कि पाई है क्या। तो पाई का ये संकेत होता है, ये है क्या तो जान ले बच्चे, पाई होता है वृत्त का ये जो घेरा था ना, जिसको परिधि बोलते थे, ये वृत्त की परिधि और ये व्यास था, वृत्त का व्यास, ये बीच में बटा हो गया, बटा को अनुपात कहते हैं। ये वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को ही कहते हैं पाई। तो देख ले कैसे हुआ। परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr और नीचे व्यास है, व्यास बराबर फार्मूला होता है 2r। लिख दिए। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, r से r कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पाई बच गया, यही है पाई। तो पाई क्या है, पाई किसे कहते हैं तो वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई एक यूनानी अक्षर है। तो आओ अब हम लोग जाने, आगे की ओर चलते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में एक कॉमन फार्मूला की जानकारी दे दिया जा चुका था। आज हम लोग 52वां फार्मूला में चलते हैं। वो है क्या, वो है सबसे पहले बताया गया था है पाई के बारे में। पाई का ये संकेत हो गया, ये संकेत क्या है, पाई है क्या, तो अभी बताया गया। वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई को यूनानी अक्षर, ये अक्षर है, यूनानी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। पाई का मान सबसे पहले निकाले थे भारतीय गणितज्ञ, जिनका नाम है आर्यभट्ट। जिनका नाम क्या है बच्चे, आर्यभट्ट ने दशमलव के 4 अंकों तक निकाला था पाई का मान। पाई का मान होता है बहुत सारे, ऐसे पाई का मान होते हैं 22/7, पाई का मान होते हैं 22/7। लेकिन पाई का मान जो आर्यभट्ट निकाले थे दशमलव के 4 अंकों तक, वो है पाई का मान 3.1416, और पाई का मान होते हैं 3.14, और पाई का मान होते हैं 335/113। ये सब पाई का मान हो गए। इसके बाद बचे भारतीय गणितज्ञ जो थे, जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन ने एक सर्वसमीका का प्रयोग करके पाई का मान दशमलव के लाखों स्थानों तक निकाले थे। और जान ले बच्चे कि पाई जो है, जो अपने आप खुद है अपरिमेय संख्या। पाई कौन संख्या है, तो पाई स्वतः, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये आ चुके थे, ये आते रहते हैं। पाई कौन संख्या है, तो पाई हमेशा जानेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछ दे कि इसका मान का अर्थ हुआ 22/7, तो पाई का मान होता है परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होते हैं वो परिमेय संख्या होता है। इसका दशमलव प्रसार पूछा जाता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है क्या, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अनवसानी और अनावर्ती होता है। अब पाई के बारे में सब लोग अनभिज्ञ नहीं रहे। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला में, आगे की ओर बढ़ते हैं। वृत्त के सबसे 53 पॉइंट में वृत्त के परिधि। तो आप लोग ने जाने बच्चों की वृत्त की परिधि किसको कहते हैं, अभी भी जानकारी दिया गया। एक तो हम चलो वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त हो गया, इसकी ये घेरा है, यही घेरा को बोलते हैं परिधि। परिधि कहे या परिमिति कहे या परिमाप कहे। तो वृत्त के परिधि का इंग्लिश होता है सर्कमफेरेंस, इसलिए संकेत दिया जाता है सी। वृत्त के परिधि बराबर फार्मूला होते हैं 2πr। अगर पूछ दे कि वृत्त के परिमिति क्या होते हैं, वृत्त का परिमाप क्या होते हैं, वृत्त का घेरा बराबर फार्मूला क्या होते हैं, वृत्त का सभी का फार्मूला 2πr होते हैं। परिधि निकालने के लिए ये इसको निकाला जाता है। इसके बाद आगे है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वृत्त बनने में जो जगह छेकता है, जैसे ये फिगर वृत्त का बनाया गया है, इसमें ये वृत्त इतना जगह छेका है। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इतना जगह अंदर वाला भाग हम लोग को आसानी पूर्वक से निकल जाता है। तो ये भाग निकालने का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होते हैं πr², जिसमें पाई के बारे में आप परिचित हैं, आर के बारे में भी परिचित हैं। आर है ये सेंटर से परिधि की दूरी, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगला फार्मूला 55 है वृत्त का व्यास फिगर देखेंगे बच्चे। ये वृत्त का फिगर हो गया, ये वृत्त का फिगर है, यही है वृत्त का व्यास। ये व्यास निकालने का, व्यास को डी के द्वारा सूचित किया जाता है। व्यास निकालने का सूत्र होते हैं 2 ×
त्रिज्या 2r, व्यास बराबर फार्मूला हो गया 2r, व्यास बराबर फार्मूला 2r हो गए। अब वृत्त की त्रिज्या r निकालने के फार्मूला होते हैं d/2। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या की दुगना होती है, इसीलिए r बराबर फार्मूला हो गया d/2। आगे की ओर चलते हैं 57 फार्मूला में। अब वृत्त की फार्मूला की सेवा समाप्त हो गई। अब हम लोग चल गए अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त का अर्थ हुआ आधा वृत्त। ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त का फिगर बना हुआ है। इसको हम यहाँ से सेंटर से इसको हाफ कर देते हैं। जब इसको हम सेंटर से हाफ कर दिए तो ये अर्ध कर दिए, तो यही वृत्त अब नहीं रहा। अब ये बन गया, ये बन गया अर्धवृत्त माने आधा वृत्त। तो जान ले बच्चे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल जाने क्या होता है, तो जानेंगे कि अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, और यही यहाँ पे पाई प्लस 2 का मान निकालिएगा। पाई प्लस 2 का मान निकालिएगा तो आएगा तुम लोग को 36/7 इंटू आर। ये किसका मान हुआ? पाई प्लस 2 का मान हुआ। यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7 प्लस 2 भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो आएगा 36/7। आर है तो हम लोग अर्धवृत्त के परिधि बराबर ए लगाएंगे भी 36/7 इंटू आर। आगे चलते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल था उसको अर्ध कर देंगे, आधा कर देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग ने जाने कि होता है पाई आर स्क्वायर। इसको देखो पाई आर स्क्वायर है, इसको आधा कर दिए 1/2 लगा दिए तो अब फार्मूला बन गया 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे विलय में। विलय में क्या होता है? विलय का अर्थ हुआ, विलय का अर्थ हुआ वृत्तों की संख्या 2। विलय का फिगर इस रूप से निर्माण किया जाता है। यहाँ पे देख लेंगे वृत्तों की संख्या, एक वृत्त हुआ और इसी के अंदर एक और वृत्त हुआ, यानी कि कहने का अर्थ हुआ सेंटरों की संख्या, केंद्रों की संख्या 1 और उसी में वृत्तों की संख्या 2। इसी को बोला जाता है विलय, इसी को बोलते हैं विलय। रिंग, ये रिंग का फिगर हो गया। देख लेंगे बच्चे यहाँ पे फिगर बनाया गया है, वृत्तों की संख्या 2 और सेंटरों की संख्या है। तो जब 2 वृत्त हुआ और तो इससे छोटा वृत्त से निर्माण हुआ ये छोटी त्रिज्या जिसका संकेत दिया जाता है आर, और बड़ा वृत्त से निर्माण हुआ बड़ी त्रिज्या जिसको संकेत दिया जाता है बड़ा आर। और यही विलय का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है कि पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो अब आप जान लग गए होंगे कि बड़ा आर क्या है, तो बड़ा आर हो गई बड़ी वृत्त की त्रिज्या और छोटी आर हो गई छोटी वृत्त की त्रिज्या। ये हो गया विलय का क्षेत्रफल। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है चाप। तो जान लेंगे चाप क्या है, चाप किसको बोलते हैं। अभी जानकारी दिया गया था कुछ समय पहले, फिर पुनः जान लेंगे। ये देख लेंगे बच्चों, ये वृत्त का फिगर हो गया, ये वृत्त का सेंटर हो गया, ऐसे मिला दिए, वृत्त की त्रिज्या हो गया, पूरा मिला दिए, वृत्त का व्यास हो गया, है ना। और यही अगर परिधि को सब मिला दिए ऐसे ऐसे करके तो यही हो गई, इसी को बोलते हैं जीवा, इसको जीवा बोलते हैं। लेकिन हमको जानना है किसके बारे में, चाप के बारे में। फिर पुनः फिगर को देखेंगे, एक और फिगर बना रहे हैं। ये फिगर किसका बन गया, ये फिगर वृत्त का बन गया। ये वृत्त के परिधि हो गए, परिमिति हो गए, घेरा हो गए, है ना। वृत्त के जो परिधि है इसको कई परिधि को खंड या टुकड़ा कर देते हैं, कई भागों में डिवाइड करते हैं। चलो देखो, एक भाग यहाँ डिवाइड कर दिए ए बी भाग, इसके बाद यहाँ डिवाइड कर दिए बी सी भाग हो गया, ए सी डी भाग हो गया, ए डी ई भाग हो गया और ए ई एफ भाग हो गया। प्रत्येक भाग को खंडित करते हैं और खंडित करेंगे तो देख लो यहाँ पे ये जो निर्माण हो गया यही चाप है। इसके बाद हम और ले लेते हैं, किसी को हटा करके ले लेते हैं। देखो ये ए बी क्या हुआ, चाप। ए सी डी क्या हो गया, चाप। ई एफ क्या हो गया, चाप। यही चाप है ना, इसी को चाप कहते हैं। अब तो जानकारी मिल गई होगी चाप क्या। चाप हमेशा इस रूप से होते हैं, चाप को ऐसे संकेत दिया जाता है, ये चाप हो गए, ये चाप हो गए, ठीक है। तो चाप की लंबाई, यही चाप की लंबाई निकालने का सूत्र होता है। तो इसका फिगर किस प्रकार से बनते हैं, तो फिगर देख लेंगे। ये वृत्त का फिगर है, ये सेंटर है ना। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये ऐसे मिला दिए, ये भी वृत्त की त्रिज्या है जिसको संकेत आर देते हैं। और ये जो भाग बना नीचे, यही हो गई वृत्त का चाप, यही चाप है। अगर हम ऊपर वाले भाग को हटा देंगे, ऊपर वाला जो ये चाप हुआ ये दीर्घ चाप है, देखने में बड़ा लग रहा है। नीचे जो चाप बना
वो लघु चाप है, देखने में छोटा लग रहा है, ये चाप है, यही हो गया चाप। यही चाप के लिए लंबाई निकालने का सूत्र होता है। ये देखो चाप के द्वारा ये कोण बना, ये चाप, ये त्रिज्या हो गया जिसको संकेत आर हुआ, ये चाप के द्वारा कोण बना, कोण को हमेशा संकेत दिया जाता है थीटा के द्वारा। तो इस फार्मूला में आएंगे थीटा आएंगे, आर आएंगे, यही चाप का लंबाई निकालने का सूत्र होता है। और जाने चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। अगर हम थीटा को ऊपर अलग कर दिए और 180 को नीचे, यानी कि कहने का मतलब है अगर हम पाई आर को अलग कर देते हैं तो फार्मूला इसको बोल सकते हैं थीटा बटा 180 गुने पाई आर। हमेशा जान ले बच्चे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है जो एकदम फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, है ना। वो फंसाव क्वेश्चन है क्या, यही फार्मूला है, क्या फार्मूला है इसे देख लेंगे यहाँ पे। अभी जाने चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होते हैं पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। इसको ऐसे भी कह सकते हैं थीटा बटा 180 गुने पाई आर। क्या किया गया है, ऊपर में 2 से गुना कर दिया गया है, नीचे में 2 से भी गुना कर दिया गया है, तो ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सूत्र बन गया। जब पाई आर में 2 से गुना किए तो 2 पाई आर हो गया, नीचे 180 में 2 से गुना किए तो 360 हो गया। यही फार्मूला जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा करता है, कई बार पूछ दिया है कि चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है, ये सब देल नहीं रहेगा ऑप्शन में, ये देल रहेगा। तो अब तो कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चाहे कहो पाई आर थीटा बटा 180 या कहो थीटा बटा 180 गुने पाई आर या कहो थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, ये हो गया चाप की लंबाई। अब हम लोग आगे चलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिज्यखंड है क्या। तो जान ले बच्चे, त्रिज्यखंड के बारे में फिर जानकारी दिया जा रहा है कि त्रिज्यखंड किसको कहते हैं। एक वृत्त का फिगर हो गया, एक वृत्त के परिधि है, एक वृत्त का सेंटर है, ऐसे मिला दिए तो ये त्रिज्या हो गया, इधर ऐसे मिला दिए तो ये त्रिज्या हो गया, ये हो गया वृत्त का चाप हो गया, है ना। और ये चाप के द्वारा यहाँ बनाया गया कोण हो गया ये थीटा। अगर चाप 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊपर वाला चाप यहाँ से यहाँ जो कि दीर्घ हुआ, ये दीर्घ चाप हुआ, और ये नीचे वाला चाप, इसको हम ए बी अगर नाम दे देते हैं, ओ है ए बी, यहाँ चाप ए बी है, ये लघु चाप हो गया, है ना। इसी को बोलते हैं त्रिज्या। वृत्त में त्रिज्या है जो वृत्त को खंड कर दिया तो ये कहलाया त्रिज्यखंड। ये इतना हो गए, ये भाग का निर्माण जो किया ये हो गया त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में देखें कि ऊपर एक त्रिज्यखंड का निर्माण हुआ, वो दीर्घ था, और नीचे जो त्रिज्यखंड का निर्माण हुआ वो लघु था। लेकिन सूत्र में चाहे लघु रहे चाहे दीर्घ रहे, दोनों एक ही होता है, सबका फार्मूला एक ही होते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर वृत्तखंड। अब हम लोग जानेंगे कि वृत्तखंड क्या है, नाम से काम पता चल रहा है। वृत्तखंड यानी कि वृत्त को खंड करना, वृत्त को तोड़ देना। यहाँ देखेंगे फिगर वृत्तखंड का, हम एक फिगर बनाते हैं वृत्त का बच्चे। ये किसका फिगर हो गया, वृत्त का हो गया फिगर, है ना। एक वृत्त के परिधि हो गए, एक वृत्त का सेंटर हो गया, सेंटर से अगर परिधि को मिला दिए वृत्त का व्यास हुआ। और ये व्यास जो है ये व्यास है जिसको जीवा भी बोलते हैं। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहा जाता है। ये जीवा है, ये हो गया जीवा, है ना, ये जीवा है। जीवा अगर वृत्त को 2 खंडों में बांट देती है, ये सब के सब जीवा हो गए, ये सब जीवा है, ये सब जीवा है। अगर जीवा वृत्त को 2 खंडों में बांट देती है, एक नीचे खंड हो गया, एक ऊपर खंड हो गया, है ना। तो यही खंड कहलाया, एक नीचे वाला खंड ये खंड हो गया, एक ऊपर वाला खंड एक खंड हो गया, ये खंड, यही खंड है जिसको जो जीवा के द्वारा खंड हुआ वृत्त को, तो ये कहलाता है वृत्त खंड, ये कहलाया वृत्त खंड। तो वृत्त खंड में भी देख लेंगे बच्चों, फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि वृत्त खंड भी 2 तरह से फिगर का निर्माण हुआ। एक देखने में लगा लघु माने छोटा, तो ये हो गया लघु वृत्त खंड। और एक ऊपर वाला चित्र देख रहे हो इसको, ये देखने में दीर्घ लग रहा है, तो ये हो गया दीर्घ वृत्त खंड, है ना। तो लेकिन अब जाने यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा। क्या होता है बच्चे, तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ये हो गया वृत्तखंड का फार्मूला, है ना। किसी को कोई समस्या नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब त्रिज्यखंड की परिमिति, अब त्रिज्यखंड फिर आ गया पुनः बच्चे, त्रिज्यखंड का फिगर। त्रिज्यखंड नाम से इसका काम पता चल रहा है, त्रिज्या के द्वारा खंड होना, त्रिज्या के द्वारा जो खंड होता है उसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। फिगर देख लेंगे त्रिज्यखंड का, ये वृत्त है,
ये वृत्त हो गया, यहाँ वृत्त का फिगर बना दिया गया। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, है ना। और ये वृत्त को खंड कर दिया गया, एक खंड ऊपर हुआ, एक खंड नीचे। ऊपर वाला हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड और नीचे वाला हो गया लघु त्रिज्यखंड। ये त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का निकालना है परिमिति। परिमिति मतलब आप लोग जानते हैं, उसी को परिमाप कहते हैं, उसी को परिधि कहते हैं। परिमिति मतलब अपनी भाषा में जान लेंगे, परिमिति मतलब घेरा। जितना है इसमें सब घेरा को जोड़ दिया जाता है तो परिमिति में निकल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ये हो गया, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, यानी कि एक त्रिज्या, ये एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, एक चाप, ये तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाता है त्रिज्यखंड की परिमिति। तो त्रिज्यखंड की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है 2 + 5 थीटा बटा 180 इंटू आर। ये त्रिज्यखंड का परिमिति हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग को मिल रहा है चतुर्थांश। चतुर्थांश माने एक वृत्त का चौथा भाग। एक वृत्त के चौथा भाग को ही, चौथा हिस्सा को ही चतुर्थांश कहते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई r स्क्वायर, ये वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला हो गया। अब जान लेंगे बच्चे। अब हम लोग घड़ी में थोड़ा चलते हैं। ये घड़ी की आकृति इस प्रकार से होती है, वृत्ताकार। ये घड़ी का केंद्र हो गया, है ना। समस्त बच्चे जाने कि अगर घड़ी है उसमें मिनट की सुई, कौन सुई? मिनट की सुई। अगर मिनट की सुई, अगर एक घंटा अर्थात 60 मिनट, एक घंटा में मिनट की सुई है जो वृत्त के केंद्र पर, हमेशा जानेंगे बच्चे कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई एक घंटा मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप इससे कितना भी मिनट का निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 60 मिनट है, हम 30 मिनट यानी कि आधा घंटा का भी निकाल सकते हैं। आधा घंटा यानी कि 360 को आधा कर देंगे तो 180 डिग्री। अगर कोई पूछ दे कि घड़ी की सुई आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उसी प्रकार से उसको कर देंगे 180 डिग्री। अगर एक मिनट में पूछेगा तो हम इसी तरीका से 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में हो जाएगा 6 डिग्री। घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसी प्रकार से कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 66 फॉर्मूला में। ये है 2 लगातार छाता के कमाने। तो जान लेंगे प्रिय बच्चे कि छतरी को आप लोग ने देखा होगा। छतरी जो गर्मी और बारिश में वो हर समय अपने बेचारा कष्ट झेलता है लेकिन दूसरे को सुख पहुंचाता है। छात्र की तुलना वही छतरी से किया गया है। वो छतरी में जाने कि 8 वो ताने होते हैं, 8 वो कमाची जिसको बोलते हैं, है ना। वो अगर 2 कमाची को अगर हम लेते हैं, मान लो कि यहाँ फिगर छतरी का आकृति इस राउंड होता है, ऐसे इस प्रकार से ही होते हैं, ऐसे होते हैं। इसमें तानों की संख्या यहाँ सेंटर से 8 ताने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ताने होते हैं। अगर हम दो लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम देखो 2 लगातार को लेते हैं, बाकी सबको रिप्लेस कर देते हैं यानी कि उसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे बच्चे, जब छतरी के 2 लगातार ताना को हम लिए तो ये निर्माण हो गया त्रिज्यखंड। तो इस मैथ को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम भी बना सकते हैं। नहीं तो इसमें ये वृत्त का ये 8वां हिस्सा है, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसको 8 भागों में बांट देंगे तो निकल जाएगा 2 लगातार छाता के कमानियों का बीच का क्षेत्रफल। तो जानेंगे 2 लगातार छाता के कमानियों का बीच का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/8 पाई r स्क्वायर। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। 1 किलोमीटर, अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कहे तो डायरेक्ट 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर होता है 1 किलोमीटर बराबर। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर मिल गया हम लोग को वर्ग। अब फिगर में जानेंगे कि वर्ग होता क्या है, वर्ग का फिगर कैसे बनता है। अब बच्चे हम दिखाएं आप लोग को वर्ग का फिगर। ये है तुम्हारा, ये फिगर देखेंगे, यही फिगर जो हम निर्माण किए, यही फिगर वर्ग का है। इसका नाम दे दिए ABCD। जान ले बच्चे, वर्ग में भुजाओं की संख्या होते हैं 4 और कोनों की संख्या भी होते हैं 4। और विकर्ण यहाँ ऐसे मिला दिए, विकर्ण हो गया। डायगोनल यहाँ से ऐसे मिला दिए, विकर्ण हो गए। तो वर्ग में विकर्णों की संख्या होते हैं 2। वर्ग के भुजा को किनारा भी कहते हैं,
वर्ग में प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। भुजा को एक के द्वारा भी संकेत दिया जाता है। चलो अब हम लोग चलते हैं फार्मूला की ओर। 68 फार्मूला में वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया फार्मूला भुजा स्क्वायर। भुजा को किनारा भी कहते हैं, इसको किनारा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे की ओर आयत। अब फिगर हम लोग चलते हैं आयत में। ये तो वर्ग का फिगर है, चलो दिखला देते हैं आयत की फिगर। ये चित्र को देखोगे, इसका नाम दे दिए ABCD। ये आयत का फिगर है। आयत और वर्ग में यही अंतर था कि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होते थे और कोण प्रत्येक समकोण होते थे। आयत में आमने सामने, आमने सामने कहने का मतलब इसके सामने ये आ गया, ये इसके सामने ये आ गया, तो ये हो गया आमने सामने। आयत में आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी कि AD बराबर होता है BC और AB बराबर होता है CD। ये आमने सामने आ गए। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, अर्थात 90 डिग्री का होते हैं। यही आयत में फॉर्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और इसके बाद आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज जान लें कि समबाहु त्रिभुज का चित्र कैसे होता है, वो हम दिखाते हैं बच्चों। ये फिगर देख रहे हैं, इसका हम नाम दे दिए ABC। समबाहु, सम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस बाहु। सम माने बराबर होता है, बाहु माने भुजा होता है। जिनके प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होते हैं उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये जो फिगर बना ये है समबाहु त्रिभुज। इनकी भुजा AB, BC और AC प्रत्येक भुजा बराबर है ना। प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये समबाहु त्रिभुज है। अगर इसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो फॉर्मूला लगाइएगा 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसके बाद आगे हम लोग चल गए, आगे आ गया घन और घनाभ में। घन और घनाभ में चल गए बच्चे। अब चलते हैं घन और घनाभ में। इसका फिगर आप लोग के सामने दिखाया जाएगा तो जान लेंगे कि घन और वर्ग, वर्ग से निर्माण हुआ है घन का, और घनाभ का निर्माण हुआ आयत से। अब कैसे हुआ सो इसको थोड़ा सा ट्रिक जान लें। घन में अक्षरों की संख्या कितना होते हैं 2, घ और न। ठीक उसी प्रकार से वर्ग में अक्षरों की संख्या कितने होते हैं 2, वर्ग और ग, व और ग आते हैं ना, वर्ग और घन। यानी कि वर्ग से निर्माण 2 अक्षर का निर्माण होता है 2 अक्षर से, जान ले ट्रिक है। वर्ग से निर्माण होता है घन का, और आयत में अक्षरों की संख्या कितने होते हैं आयत 3। घनाभ में अक्षरों की संख्या कितने होते हैं 3। यानी कि आयत से निर्माण होता है घनाभ का, वर्ग से निर्माण होता है घन का। समस्त बच्चे जाने कि तो निर्माण होता है तो कैसे निर्माण होता है, इसके लिए 2 वर्ग को लेना पड़ता है और 2 आयत को लेना पड़ता है। अब हम तुम लोग को दिखाते हैं घन का निर्माण कैसे होता है और घनाभ का निर्माण कैसे होता है। एकदम शांति पूर्वक से एकदम देखते चले। और यहाँ पे देखेंगे ये वर्ग है, एक वर्ग लिए, वर्ग लेना है 2। देख लो बच्चे कैसे लेंगे से, यहाँ से 20 से निकालेंगे, जितना ऊपर घटाए जितना नीचे बढ़ाएंगे, ठीक उसी प्रकार से। अब वर्ग हो गया कितना, अब वर्ग हो गए 2, और 2 वर्ग लेने के बाद कॉर्नर से कॉर्नर, ऊपर वाला कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर, ये इधर से इधर, और नीचे वाला कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर को मिला देंगे, बस छूमंतर हो गया, निर्माण हो गया वर्ग से घन का। यहाँ पे देख लोगे ऊपर कॉर्नर यहाँ पे ये है, इसका कॉर्नर ये है, कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया। फिर देखोगे ये इसका कॉर्नर ये है, इसका ये है, इससे ये मिल गया। फिर देखोगे नीचे वाला ऊपर कंप्लीट हो गया, नीचे आ जाओ, एक कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया, एक कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया। जैसे अब ये वर्ग नहीं रहा, बन गया प्रिय बच्चों, अब ये निर्माण हो गया घन का। ये फिगर किसका है, घन का, देख लिए है ना। इसी प्रकार से घन का फिगर बनता है। अब घनाभ को भी दिखा देते हैं, घनाभ को भी दिखा देते हैं आप लोग को। तो घनाभ का निर्माण होता है आयत से। इसके लिए लेना पड़ेगा आयतों की संख्या, एक नहीं, आयतों की संख्या लेना पड़ेगा 2। देख लिए बच्चे, एक आयत ले लिए, एक और आयत कैसे लेंगे तो एकदम शांति पूर्वक से यहाँ देखेंगे कितना आयत लिया गया, 2 आयत। इसी प्रकार से आयत लेना है, और ठीक उसी प्रकार से जैसे घन बनाए थे, ऊपर में कॉर्नर से कॉर्नर मिला देंगे और नीचे में कॉर्नर से कॉर्नर मिला देंगे, निर्माण हो जाएगा। तो देखेंगे ये कॉर्नर ऊपर वाला है, इसको मिला दिए ऐसे,
ये कॉर्नर ऊपर वाला है, इसको मिला दिए ऐसे, यहाँ ऐसे मिल गया, नीचे ऐसे मिल गया, बन गया ये घनाभ का फिगर। अब हम इसको फार्मूला जानेंगे। ये है 71वां फार्मूला। घनाभ का आयतन निकालने का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि उसको कहते हैं LVH। L क्या है तो L लंबाई है, B क्या है तो B चौड़ाई है, और H क्या है तो H ऊंचाई है। उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ जितने पृष्ठ होते हैं सब पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल को S से संकेत दिया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हुआ। उसके बाद घनाभ का घनाभाकार, अगर दीवार आ गए घनाभाकार, तो घनाभाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 2H इंटू L प्लस बी, 2H इंटू L प्लस बी। इसके बाद आगे चलते हैं घनाभ का विकर्ण में, डायगोनल में। विकर्ण होता है क्या बच्चे, तो विकर्ण होता है ऊपर वाला कॉर्नर से नीचे वाला कॉर्नर, ये हो गया घनाभ का विकर्ण। डायगोनल या घन हो घनाभ हो, देख लेंगे ये यहाँ से ये वाला भाग ऐसे, ये हो गया डायगोनल घनाभ का विकर्ण या घन का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जिसका संकेत दिया जाता है D, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला हो। अब आगे चला है घन में 75 फार्मूला। घन का आयतन, आयतन का संकेत होता है V। घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा Q। भुजा को किनारा भी बोलते हैं, इसको किनारा को A या भुजा को A के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे घन का आयतन AQ भी बोल सकते हैं, किनारा का Q भी कहते हैं, भुजा का Q कहते हैं। जैसे प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वैसे हम लोग कहेंगे। अगर प्रश्न में किनारा आ गया तो किनारा का Q, भुजा आ गया तो भुजा का Q कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का संकेत S दिया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट 3 इंटू भुजा, क्या अंडर रूट 3 इंटू भुजा। ये घन का विकर्ण निकालने का सूत्र हो गया। अब हम लोग चलते हैं घनाकार दीवार का क्षेत्रफल। घन के आकार का अगर दीवार है तो उसको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब जाने प्रिय बच्चों कि चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें किनारे कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, उसके बारे में जाने। तो जान ले बच्चों कि घन हो या घनाभ हो, उसमें सतह उसी को फलक बोलते हैं जिनकी संख्या होती है 6। कितनी? 6। किनारा जिसको भुजा कहते हैं उनकी संख्या होती है कितना, तो 12। कितना होती है, तो 12। शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो 8। कितना होती है, 8। कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। यानी कि कहने का मतलब हो गया फलक 6, किनारा 12, शीर्ष 8 और कोण भी 8। ये हो गया घन और घनाभ के सारे सूत्र। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं बेलन में। बेलन में चलेंगे और जानेंगे ये है बेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो बेलन का निर्माण होता है आयत से ही। तो देख लेंगे प्रिय बच्चों, कहें बेलन का निर्माण आयत से होता है तो फिगर देखेंगे ये फिगर आयत का है कि नहीं है। जिस उस समय जो फिगर बनाया गया था तो ये बड़ा भाग था, उसी आयत को खड़ा कर दिए तो ऐसा फिगर बनेगा कि नहीं। इसमें एक भुजा को हम स्थिर करेंगे और दूसरी जो भुजा है इसको चारों तरफ मूव कर देंगे, यानी कि घुमा देंगे। घुमावेंगे तो एक समय आएगा कि ये भाग इस तरफ से पलट करके उस तरफ चला जाएगा। तो ऐसा फिगर का निर्माण होगा कि नहीं होगा। और नीचे वाला ये भाग जब घूमेगी ऐसे घूमेगी तो नीचे रोटेट होगा, सर्किल का निर्माण, ब्रिज का निर्माण होगा कि नहीं होगा। लो तो तैयार हो गया, इसी को बोलते हैं बेलन। यही फिगर है बेलन का जो कि निर्माण होता है आयत से। ये फिगर देखो यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है, नीचे बनाया हुआ है बेलन का फिगर, इसको हटा देते हैं। यही फिगर है बेलन का। तो बेलन में अगर पूछ देंगे कि बताइए कि बच्चों बेलन में कुल सतहों की संख्या कितने होते हैं, तो बेलन में कुल सतहों की संख्या 3 होते हैं। अब देखने से पता चल रहा है 3 सतह हम दिखाते हैं फिगर में। यही फिगर बेलन का है। ये देखो निचला सतह जिसको बेलन का आधार बोलते हैं, इसी पर बेलन टिका हुआ है। ये देखो आधार कैसा है, तो ये आधार वृत्ताकार है। ऊपर वाले भाग को देख लेंगे, ये ऊपर वाला भाग है, ये भी कैसा है, तो वृत्ताकार है। और बीच में जो ये भाग हुआ ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, इसको वक्र पृष्ठ बोला जाता है। तो बेलन में सतहों की संख्या कितने हो गए, 3। ऊपर नीचे वृत्ताकार और बीच में
वक्र पृष्ठ। अब हम लोग जानेंगे कि बेलन में आते हैं क्या क्या। तो बेलन में आएंगे आयतन, बेलन में आएंगे वक्र पृष्ठ और बेलन में आएंगे संपूर्ण पृष्ठ। हम दिखाते हैं बच्चे, मान लो कि ये पूर्ण रूप से गोलाकार है, यानी कि ये बेलन है ना। जब हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो समझ ले बच्चे कि इसका अंदर वाला भाग निकालेंगे, ये अंदर वाला भाग, ये आयतन होता है, यही भाग। अगर हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये जो गोलाकार भाग है, ये तो गोल नहीं है मान लिया जाता है, ये होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पूछे तो ये ऊपर वाला जुड़ देते हैं जो वृत्ताकार है, नीचे वाला जुड़ जाते हैं, ये वृत्ताकार है, जो वक्र पृष्ठ है तीनों जुड़ जाता है, ये संपूर्ण होता है। तो आओ हम लोग चलते हैं फॉर्मूला में। बेलन का आयतन, आयतन का संकेत भी होता है। बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अर्थ हुआ ये वाला भाग, ये हो गया। जैसे हम यहाँ फिगर दिखाते हैं, ये इसको हम बेलन तैयार कर देते हैं, बेलन तैयार किया जा रहा है। ये देख लेंगे बच्चे, ये निर्माण हो गया कि इसका बन गया बेलन। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कहे तो ये वाला भाग निकलेगा, ये वाला भाग, ये है जो भाग है जो निर्माण हुआ है, यही है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होते हैं बच्चे 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अगर निकालने के लिए कहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संकेत एस होता है, एस लिख दिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। संपूर्ण पृष्ठ में आएंगे कौन कौन, ये देख लेंगे। ऊपर वाला वृत्ताकार भाग और नीचे वाला ये देख लेंगे वृत्ताकार भाग, ये जुटेगा, ये जुटेगा, ये वक्र पृष्ठ जुटेगा, जुट करके आएगा क्या, जुट करके यही आएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर यही फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब हो गया खोखले बेलन का आयतन। अब जान ले खोखला बेलन किसको कहते हैं। खोखला बेलन का अर्थ हुआ बेलनों में बेलन, बेलनों में बेलन। जैसे ये फिगर हुआ बेलन का, और इसी के अंदर एक और बेलन देख लेंगे, हम दिखाते हैं, दिखलाई पड़ रहा है। ये हो गया तुम्हारा बेलनों के अंदर बेलन, बेलनों के अंदर बेलन, ये हो गया, इसी को बोलते हैं खोखले बेलन। तो खोखले बेलन में देख लेंगे बच्चे, त्रिज्या आगे 2, त्रिज्या आगे 2, एक आगे छोटी त्रिज्या आर, एक आगे बड़ी त्रिज्या आर। ऊंचाई ये है एच, ऊंचाई इसको बोलते हैं। इसमें ऊपर वृत्त बन गया, 2 वृत्त बना 2, तो त्रिज्याएं भी 2 हो जाएंगे। एक छोटी वृत्त का छोटा त्रिज्या आर और बड़ी वृत्त के बड़ा त्रिज्या आर। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हम खोखले में चल रहे थे, खोखले बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर हुआ बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी कि छोटा आर हुआ छोटा वृत्त की त्रिज्या जो नीचे था, है ना। ठीक है, बेलन की हो गई सेवा समाप्त। अब हम लोग चलते हैं शंकु में। शंकु को देख लेंगे बच्चे, शंकु का फिगर कैसे बनता है। ये बेलन है, ये अभी देखा है आप लोगों ने, जाना कि ये बेलन है। बेलन को 3 भाग में बांट देते हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, और बांट करके इसको हटा देते हैं। ऐसे हटाएंगे तो ये निर्माण होगा शंकु का, जैसा कि फिगर नीचे बना हुआ है, यही शंकु का फिगर है। फिर पुनः दिखा देते हैं तुम लोग को शंकु का फिगर किस तरह से बनाएंगे आप लोग। एक ऐसे खींच दीजिएगा, एक ऐसे कर दीजिएगा, 1-2 भाग हो गया, यहाँ से ऐसे मिला दिए, ये रूप ऐसे कर दिए, निर्माण हो गया लो शंकु का। ये शंकु का फिगर हो गया। ये शंकु की त्रिज्या हो गई, ये शंकु की ऊंचाई हो गया, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई, जिसको संकेत दिया जाता है एल से। ये शंकु है। शंकु का हम फिगर बन करके तैयार हो गया। अब शंकु में भी वही होते हैं, आयतन होते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब हम देखो बच्चे, ये शंकु का फिगर तैयार करते हैं, इसी से शंकु का फिगर बनाते हैं। देख लो शंकु मतलब क्या, चनाचूर गरम की पुड़िया, देखो पुड़िया बना दिए। ये फिगर बन गया किस चीज की, ये फिगर बन गया शंकु की। यही है शंकु, ये शंकु का फिगर है, देख रहे हैं ना, ये शंकु का फिगर है। इसमें निकालना रहे शंकु का आयतन। आयतन मतलब हो गया अंदर वाला ये खोखला भाग, ये खोखला है। आयतन जहां आएगा ये समझ जाइएगा कि खोखला है, ये शंकु का आयतन हो गया। शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी, शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि बेलन का जो आयतन होते हैं पाई आर स्क्वायर एच, इसी को 3 भाग में बांट दिया गया है, यानी कि इसके आगे 1/3 लगा दिया गया है, तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन हो गया। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जान ले बच्चे, ये है शंकु, ये वाला भाग होता है, यही होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होते हैं पाई आर एल, पाई आर
एल, जिसमें आर त्रिज्या हो गया, एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गया, यही एल है, ये वाला भाग। अब हम लोग चलते हैं शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जान ले बच्चों, शंकु में कुल सतहों की संख्या, सतह को पृष्ठ भी बोलते हैं, कुल पृष्ठों की संख्या 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और बेलन में कितने होते थे? 3 होते थे। तो बेलन से शंकु बनने में देखो प्यारे बच्चों, बेलन में ऊपरला जो ये भाग था, ऊपरला भाग तो शंकु बनने में नष्ट हो जाता है, तो ऊपरला एक भाग खत्म हो गया, तो उसमें 3 था तो एक भाग खत्म हुआ, कितना बचा? 2। तो शंकु में कुल सतहों की संख्या 2 होते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में ये बचेगा शंकु का आधार। तो शंकु का आधार होता है वृत्ताकार, एक वृत्त का क्षेत्रफल में ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जैसे जुटेगा तो बन जाएगा शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको संकेत दिया जाता है एल, बराबर फॉर्मूला होते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद जो आगे बच गए बच्चे, गोला बच गए, अर्धगोला बच गए, छिन्नक बच गए। इसके बाद जो अवशेष बचेगा वो शेष सूत्र है जो अगले दिन अगले क्लास में आपको जानकारी दिया जाएगा। तो समस्त बच्चों से ये आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, ताकि धर्मेंद्र सर के द्वारा हर जो वीडियो तैयार किया जाता है आपके सामने पेश करते हैं तुरंत पहुंचा करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास बस इसी समय तक। धन्यवाद।